गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। स्पेक्ट्रम एनसीईआरटी सीरीज में हम लोग आज जो चैप्टर कर रहे हैं वो है एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में काफी कुछ कवर करने वाले हैं। कोशिश करूंगी कि आज ही की क्लास में हम लोग का जितने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है या यूरोपियन जो आपका पुर्तगीज कंपनी है, फ्रेंच कंपनी, जितनी इंपॉर्टेंट कंपनीज है उन सब के बारे में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिले। बट बेसिकली जैसा कि प्रीवियस क्लास जो मैंने स्टार्ट किया था उसमें आप लोगों के साथ एकदम क्लियर किया था कि हम लोग मिड 1750 यानी मिड 18th सेंचुरी से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अपना पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें थोड़ा थोड़ा मैं आपको प्रीवियस जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी देती चलती हूँ। ठीक है। फर्दर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डॉक्टर सौरभ सर क्लासेस के साथ ये नंबर है जो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यही व्हाट्सएप नंबर भी है। कोई भी आपकी क्वेरी होती है और इफ यू वांट टू टेक अ क्रैश कोर्स और आप पेड क्लासेस भी लेना चाहें तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं क्लासेस के साथ। सो फ्रेंड्स, देखो अभी क्या है ना कि हम लोग जो भी अब स्टार्ट करते हैं, चाहे हिस्ट्री में आपकी ब्रिटिश टाइम पीरियड से स्टार्ट कर रही हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उसके टाइमलाइन को समझें। ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ होती है, व्हेन यू फेस सम इम्पोर्टेंट डेट्स और तुम भूल जाते हो, वो इम्पोर्टेंट डेट्स याद नहीं रहती हैं। तो हमें लगता है कि हिस्ट्री कैसे करेंगे, डेट्स याद नहीं है। तो टाइमलाइन के हिसाब से अगर हम समझे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राइज एंड फॉल जो था इंडिया में, वो कौन कौन से टाइम पीरियड में आया है। भले ही हम लोग ये चैप्टर जो है इसमें स्टार्ट करने वाले हैं कि भाई हमने 1750 से पढ़ना है, बट हमें ये तो पता होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो फॉर्म कब होती है, कब बनी है, कब इंडिया में आया है, इतना तो हमें पता ही होना चाहिए। आपने प्रीवियस क्लासेस में या हिस्ट्री में जब आपने पढ़ा होगा, देखा है कि आपको वास्को डी गामा का एक पता चलता है। वास्को डी गामा आए जो पुर्तगाल से थे और जो इंडिया में आते हैं, ट्रेड के लिए आते हैं, फिर कैसे कैसे पोर्तुगीज आना यहाँ शुरू करते हैं, फिर अदर यूरोपियन कंपनीज आती हैं। इन माय प्रीवियस लेक्चर आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि 1510 में पुर्तगीज ऑलरेडी इंडिया में आ चुके थे और पॉलिटिकली यहाँ पर डोमिनेंट हो गए थे। मतलब साउथ में काफी उनका मतलब अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, अच्छा खासा ट्रेड चल रहा था। बट फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसी का भारत में पॉलिटिकली वर्चस्व क्यों साबित होता है, क्यों स्थापित कर लेते हैं, क्या इजी उनको कुछ मिल जाता है, सॉल्यूशन क्या रहता है उनके पास, सब चीजें डिस्कस करेंगे। ये एक टाइमलाइन है जो आपको ध्यान में रखनी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बनती है 1600 में, जब वहां की क्राउन लेडी जो क्वीन होती है वो इन्हें चार्टर प्रदान करती है कि ठीक है अब आप इंडिया में जाकर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये 1614 में यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करते हैं। 1614 में फैक्ट्री सेटअप करते हैं, उससे पहले भी एक और इम्पोर्टेंट इंसिडेंस ये भी है कि हॉकिंस जो है वो जहांगीर के कोर्ट में आता है परमिशन लेने के लिए, बट उसको परमिशन नहीं मिलती। ठीक है। उसके बाद अनदर जर्नल आता है और उसे परमिशन मिल जाती है। तो वो जो जर्नल होता है वो कौन होता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हमेशा रहा है। थॉमस बेस्ट जो कि जहांगीर की परमिशन जिनको फाइनली प्राप्त होती है और वो यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करते हैं। ये सारी चीजें हैं। पहले आप इस क्रोनोलॉजी को अच्छे से देखिए, फिर मैं आपको वो जितना भी डिटेल में हिस्ट्री है उनसे रिलेटेड जो यूरोपियन कंपनीज हैं वो भी मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगी। 1739 में क्या होता है, और ये देखिए सारी डेट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बट इन सारी डेट्स को मैं अभी चार्ट पर आपको नहीं पढ़ाऊंगी। ये आप अच्छे से नोटिस पे रखिएगा, ये टाइमलाइन आपके जहन में होनी चाहिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो इसको प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको इन सब की जानकारी मिलेगी। ठीक है। अब समझते हैं एक्सपेंशन यूरोपियन कंपनीज का भारत में कैसे कैसे होता है। एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम अगर मैं दोनों टॉपिक आपको पढ़ाना चाहती हूँ, मतलब दोनों बुक से अगर आपको पढ़ाना चाहती हूँ, तो उसके लिए अलग से मुझे नोट्स भी बनाने पड़ेंगे और वही नोट्स मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ। क्यों ये बाकी सारी चीजों से डिफरेंट होंगे, कारण ये है कि यहाँ पर स्पेक्ट्रम में जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया हुआ है कि आपको सिर्फ नोट्स मिलते हैं, और आप अगर सब्जेक्टिव वे में कभी कुछ आंसर लिखना पड़ गया तो आपको चाहिए उसका पूरा जितना बेसिक इंफॉर्मेशन है क्लियर, उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है। तो मैंने क्या किया, मैंने स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी दोनों के ही नोट्स आपको ये सारे लेक्चर्स में प्रोवाइड करवाए हैं, इसीलिए ये लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस।
यहाँ पर हम लोग फिलहाल फटाफट से देखते हैं कि कैसे ब्रिटिश कंपनी जो है वो कैसे पॉलिटिकली स्ट्रांग होती जाएगी। ठीक है, कौन कौन सी अदर कंपनीज थी जो उस समय थी। अब यहाँ पर एक टाइम पीरियड जब हम पढ़ रहे हैं 1526 वाला, इस टाइम पीरियड में भारत के नॉर्थ के पार्ट में, इंडिया का हमारा जो नॉर्थ का पार्ट है उसमें मुगल रूल कर रहे हैं, और वो धीरे धीरे पॉलिटिकली स्ट्रांग होते होते पूरे इंडिया को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। राजपूत भी उस समय है, बट राजपूतों की पावर को मुगलों ने कैसे डोमिनेट किया वो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। मुगलों को उनकी हिस्ट्री पढ़ने के लिए दो अलग अलग ग्रुप में मैंने डिवाइड किया। एक मुगल एम्परर वो है जो सक्सेसफुल हो रहे थे, यानी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इनको मैंने डिटेल में भी यहाँ मेंशन कर दिया है, इनसे रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट एक अचीवमेंट हो सकता है। एक सिंगल सिंगल, वैसे तो बहुत सारे आएंगे आएंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा वो मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, इसके बाद जो है औरंगजेब तक तो सारे सक्सेसफुल मुगल रूलर्स थे जिन्होंने काफी समय तक कंट्रोल बनाए रखा। हमने ये भी पढ़ा है कि जहांगीर के टाइम पीरियड में फाइनली क्या होता है, हॉकिंस आता है। ठीक है, हॉकिंस आता है और वो यहाँ पे परमिशन मांगता है, बट उसको परमिशन फैक्ट्री के लिए नहीं मिलती, ट्रेड की मिल जाती है। बट एक और ऑफिसर आएगा, उसको परमिशन मिलेगी। आगे फर्दर क्लासेस में हम लोग और ज्यादा इसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर औरंगजेब 1707 में, यानी कि 1707 में डेथ हो जाएगा औरंगजेब का, और एक स्ट्रॉन्ग मुगल रूलर जो लास्ट था, जो कि अंग्रेजों पर किसी ना किसी तरह से कंट्रोल कर सकता था, उसकी डेथ हो गई है। अब जब उसकी डेथ हो गई है तो उसके बाद क्या मुगलों की सत्ता खत्म हो गई? नहीं, खत्म नहीं हुई। बट उसके बाद जो मुगल्स आएंगे वो है वीक। ओके, ये सब वीक रूलर्स होंगे और इनकी वजह से क्या हो जाएगा, मुगल सत्ता का डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, इनमें भी सारे इंपॉर्टेंट रूलर्स के मैंने नाम मेंशन किए हैं, ताकि आप पाउस करके ये सारे नाम भी पढ़ सके। यदि आप अपने आप से नोट्स बना रहे हैं तो भी आप इस चीज को अच्छे से मतलब देख सके कि कौन सा रूलर किस टाइम पे था। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन सा रूलर इंपॉर्टेंट है जिसके बाद कई बार क्वेश्चन रिपीट आते हैं। जैसे कि फरुख सियर पे क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इसने फरमान दिया था अंग्रेजों को पूरा बंगाल में जो फ्री ये ट्रेड कर सके, वो फरमान दिया था। उसके बाद फिर मोहम्मद शाह रंगीला, जिसके टाइम पीरियड में नादर शाह अटैक करता है और मुगलों को और ज्यादा कमजोर कर देता है, मराठों को कमजोर कर देता है। फिर हम पढ़ेंगे आलमगीर टू के बारे में, और उसके बाद पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है बक्सर का बैटल। बक्सर का बैटल में शाह आलम सेकंड जो है इम्पोर्टेंट एक नाम है। तो ऐसे करके जो जो इम्पोर्टेंट नाम थे वो भी मैंने आपके साथ यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब उस टाइम पीरियड में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप, तो देखेंगे कि जो रीजनल पावर्स थी उस टाइम पीरियड में वो कौन कौन सी थी। जैसे अवध काफी स्ट्रांग था, बंगाल स्ट्रांग था, और नॉर्थ वेस्ट में आए दिन कुछ ना कुछ तो हो रहा था। ठीक है, कभी कोई अटैक कर रहा था, कभी कोई अटैक कर रहा था। बट एक टाइम पीरियड आता है 1799, जब एक सिख जो है वहां पर रूलर आता है, महाराजा रंजीत सिंह, जो कि कंट्रोल स्थापित करते हैं और पूरे नॉर्थ वेस्ट पर 89 तक इनका कंट्रोल रहता है, 1889 तक। लेकिन उसके बाद अंग्रेज जो है, जब इनकी डेथ हो जाती है तो सिख एम्पायर को अपने अंडर में ले लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी 1765 से 1858 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल होगा, और 1858 के बाद से लेकर 1947 भारत आजाद होने तक ब्रिटिश क्राउन रूल करेगा। यहाँ तक कि अगर आपको बात समझ में आ गई होगी तो बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर जो है ना हो, क्लास उतनी लंबी ना चले, आप लोग बोर ना हो। उसी टाइम पीरियड में हम देखते हैं मराठे भी काफी स्ट्रांग पावर थी, भारत की डेक्कन की तरफ ये रूल कर रहे हैं। शिवाजी भोसले से लेकर राजा राम जी, इनके टाइम पीरियड तक स्ट्रांग चल रहा है मराठा रूल, और अभी भी अंग्रेज इनको कुछ भी ज्यादा डोमिनेट कर नहीं पा रहे हैं। फूट डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बट अभी तक अंग्रेजों का चल रहा है मामला। ठीक है, फिर गोलकुंडा में जब तक आसफ जाह है, मुबारिस खान है, तब तक वहां पर भी स्ट्रॉन्ग चीजें चल रही है। मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान। 1799 में जो लास्ट मैसूर वॉर होगा, एंग्लो मैसूर वॉर होगा, जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो जाएगी, उसके बाद मैसूर भी वीक पड़ जाएगा।
तो ये है कि जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पॉलिटिकली अपना शिकंजा कसना शुरू किया, उस समय भारत में स्टार्टिंग में वो क्यों फेलुअर हो रहा था, बिकॉज ऑफ दीज पावरफुल रूलर्स, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जो स्ट्रॉन्ग रूलर था उसकी डेथ होती जाएगी, उसके बाद के जो वीक रूलर्स हैं वो नहीं संभाल पाते। देन हम देखेंगे कि कौन कौन सी अदर कंट्रीज थी ब्रिटेन के अलावा, जो भारत में आती हैं फॉर ट्रेड पर्पस, और फिर कैसे बाद में अलग अलग उनका जो रीजन हो जाता है, कोई पॉलिटिकल रहता है, कोई सिर्फ ट्रेड करता है। जैसे पोर्तुगीज है, वो तो सबसे पहले आए हैं 1498 में। नीदरलैंड यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है भारत में। इंग्लैंड जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, और डेनमार्क। पोर्तुगीज के लिए कहा जाता है फर्स्ट कम लास्ट गो वाली कंपनी है भारत में, जो सबसे पहले आए बट सबसे लास्ट में भारत से गए हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर फ्रेंच भी आते हैं, वो सब चीजें भी है। एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका हिस्ट्री का, और स्पेक्ट्रम में भी दिया हुआ है, ठीक है। स्पेक्ट्रम में ये चैप्टर है जहां पर आपको सिर्फ नोट्स मिलेंगे, जो आपको बिल्कुल टू दी पॉइंट नोट्स हैं, बट यहाँ पे मामला मैंने थोड़ा सा एक्सपेंड करके बताया है। यदि आप एनसीईआरटी अलग से नहीं पढ़ रहे, स्पेक्ट्रम भी आप नहीं पढ़ना चाहते, तो ये पीडीएफ मोर देन एनफ होगा, आप एक बार पढ़ के देखिएगा फिर मुझे बताइएगा। ओके, द अराइवल ऑफ यूरोपियन पावर इन इंडिया मार्क्ड एज ट्रांसफॉर्मेटिव ईरा। मैंने कुछ कुछ इसमें लाइंस इसलिए भी दी है, आप इसके साथ साथ में आंसर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज आप जब आंसर्स लिखते हैं मेंस के आंसर्स, तो आपको टू दी पॉइंट्स नोट्स लिखने हैं, बट आपको फैक्ट तो जानने चाहिए, उससे प्रीवियस जो कनेक्टिविटी कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं, अगर आप वो मिस कर देंगे तो हाउ विल यू राइट योर आंसर। ओके, एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया में वास्को डिगामा का अराइवल और अदर यूरोपियन पावर्स एंड इम्पैक्ट ऑन इंडिया, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। वास्को डिगामा जब भारत में आता है तो उसको किंग जमूरिन मिलते हैं, ओके। किंग जमूरिन यहाँ पर उनका स्वागत करते हैं, और बाद में अरब जो मर्चेंट्स होते हैं उनके साथ उसका क्लैशेस होता है, और लास्टली पोर्तुगीज ही विनिंग पार्टी रहते हैं। तो पोर्तुगीज जब इंडिया में आते हैं तो उनके साथ कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर्स के नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूरोपियन पावर्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव वे में जब वो रूल करने लगते हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन उनका सेटअप होता है, जहां पर जो की पोर्तुगीज गवर्नर्स हैं वो मैंने मेंशन किए। फैक्टर भी मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है कि क्या फैक्टर था, किसकी वजह से पोर्तुगीज भारत में आए थे। तो ट्रेड रूट जो था बेसिकली, जो सेंट्रल इंडिया, आप ऊपर की तरफ जब देखते हैं, आप इंडिया के मैप में ऊपर की तरफ देखेंगे, सेंट्रल एशिया की तरफ और इस तरफ अफगानिस्तान वगैरह के साइड में, तो कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो 1453 में जब उसका डिक्लाइन हो जाता है, तो अरब मर्चेंट क्या करते हैं, जो ट्रेड रूट होता है इजिप्ट वाला, पर्शिया वाला, उसको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, और यूरोपियंस को वहां या उस तरफ से ट्रेड करने के लिए रोक देते हैं, और खुद से डायरेक्ट ट्रेड जब करने लगते हैं तो उसमें बहुत प्रॉफिट अपना लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि पोर्तुगीज सोचते हैं कि क्यों ना हम ही अपना जो है ट्रैवल करते हैं, क्योंकि उस समय एक्सप्लोर हो रहा था, साइंस रेनेसांस आ चुका था, काफी ज्यादा मतलब जितने इक्विपमेंट्स थे, टेक्निकल जो डेवलपमेंट थे वो हो रहे थे यूरोप में। तो ये सारे जो एडवांसमेंट थे जिसकी वजह से एक्सप्लोरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प हुआ पोर्तुगीज को, और उन्होंने फाइनली एडवेंट किया, ठीक है, इंडिया को सर्च किया, अमेरिका को सर्च किया, और ट्रेड करने आ गए। तो इम्पोर्टेंट पोर्तुगीज गवर्नर में सबसे पहला नाम वास्को डिगामा का ही आएगा, ठीक है। वास्को डिगामा, यहाँ मैंने इम्पोर्टेंट डेट मेंशन कर दी है, आप यहाँ देख सकते हैं। 1498 में कालीकट पहुंचता है, जहाँ जमूरियन से मिलता है। उसके बाद 1501 में वो यहाँ से चला जाता है, और ये कहने की बात है कि 300 टाइम्स उसको प्रॉफिट होता है, जिसकी वजह से और ट्रेड जो करने के कंपनीज होती हैं वो अट्रैक्ट होती है टुवर्ड्स इंडिया। देन इम्पोर्टेंट, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव फर्स्ट गवर्नर कहूँ तो वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। वास्को डी गामा वाज नॉट अ गवर्नर, आई वाज सॉरी फॉर दैट कि मैंने कहा होगा अगर, क्योंकि फर्स्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नर है वो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है। फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर है इंडिया का, और इसे ब्लू वाटर पॉलिसी या कार्टरेज सिस्टम को डेवलप करने का श्रेय प्राप्त है, ठीक है। भारत में थ्रू वाटर इसने बहुत सारे सक्सेस हासिल किए थे।
उसके बाद अल्फोंसो डी अल्बुकर्क एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। इन्होंने गोवा पर अपना काफी इम्पोर्टेंट जो बेस कहते हैं वो बनाया है, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हो जाता है। और ये फर्स्ट यूरोपियन कंट्रोल टेरिटरी बन जाता है इंडिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए इस बात को, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको आता है ना कि सती को किसने बैन किया। हम हमेशा से ये पढ़ते आए हैं कि सती को बैन किया विलियम जो जो पेंटिक है उन्होंने बैन किया विद द हेल्प ऑफ राजा राममोहन राय, ठीक है। बट एक्चुअली में पोर्तुगीज गवर्नर जो है अल्बुकर्क उसने सती को बहुत पहले ही अपने एरिया में बैन कर दिया था। ओके, तो कभी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िएगा। देन अनदर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी नीनो दी कून्हा। नीनो दी कून्हा बसाए जो एरिया है ना, जो मराठों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बन जाएगा, उस एरिया को यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाया था पोर्तुगीज गवर्नर नीनो दा कुन्हा ने, क्योंकि इसने अपना हेडक्वार्टर भी शिफ्ट किया है। पहले पोर्तुगीज का हेडक्वार्टर कोचीन में हुआ करता था, बट उसको गोवा में शिफ्ट करने वाला नीनो दी कुन्हा ही था। इस दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा कि की लोकेशन बनाई है गोवा को अल्फोंसो दी अल्बुकर्क ने, बट कैपिटल जो शिफ्ट हुआ, हेडक्वार्टर्स जो शिफ्ट हुआ है वो हुआ है नीनो दी कुन्हा के टाइम पीरियड में। ओके, उसके बाद डिक्लाइन हो जाता है यहाँ पर पोर्तुगीज का। इसको आप रीड करके देखिएगा, डिक्लाइन क्यों होता है, इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या था वो देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही मजेदार पढ़ने की चीजें हैं जो मैंने नोट्स आपके लिए बना दी। इसके बाद डच आएंगे भारत में। डच का सबका टाइम पीरियड है 1602 में डचेस आते हैं। डचेस जो है वो ट्रेड करने आते हैं और ये इनकी जो की सेटलमेंट होती है, ये आपकी दो सेटलमेंट इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपकी मसूलीपट्टनम, ठीक है, और दूसरी है पुलिकट। पुलिकट जो है इनका प्राइमरी बेस बनता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रह पाते और बाद में अपना बिजनेस इंडोनेशिया में ट्रांसफर कर देते हैं और यहाँ से अपनी टेरिटरीज हटा देते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसके की इवेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एलिजाबेथ वन ने चार्टर दिया इनको और ये यहाँ पर आए अंडर हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस ने पहला अटेम्प्ट किया कि वो ट्रेड प्रिविलेज ले सके जहांगीर के टाइम पर, बट ऐसा नहीं हो पाता ड्यू टू पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस। पोर्तुगीज इसमें इंटरप्ट कर देते हैं और चूंकि थॉमस वेस्ट कैप्टन जो है वो हरा देता है पोर्तुगीज को, तो जहांगीर की नजरों में बहुत ज्यादा उसको एक रेपुटेशन उसकी हाई हो जाती है। और वो बैटल कौन सा है, वो बैटल ऑफ स्वली है। बैटल ऑफ स्वली बिटवीन ब्रिटिश एंड आपका इसके बीच में पोर्तुगीज के बीच में होगा, याद रखिएगा डेट को, ठीक है। उसके बाद 1662 एक इम्पॉर्टेंट डेट है जहां पर बॉम्बे जो है वो गिफ्ट किया जाएगा किंग चार्ल्स टू को। और ऐसा कब होगा, जब फ्रांस और ब्रिटेन में जो बैटल सीरीज चल रही होंगी वो, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। कारण क्या है, ये जो लेक्चर है इस पूरे लेक्चर का कारण ये है समझना कि क्यों ब्रिटेन और क्यों अनदर कंपनी अनदर यूरोपियंस नहीं, कि भारत पर कब्जा इन्हीं का क्यों हुआ, फ्रांस का क्यों नहीं हुआ, पोर्तुगीज का क्यों नहीं हुआ, जबकि पोर्तुगीज तो काफी लंबे टाइम तक भारत पे थे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रेंच इंडिया, फ्रेंच इन इंडिया। फ्रेंच कब आते हैं, 1664 में आते हैं और ये किसके टाइम पीरियड में आ रहे हैं, इनके टाइम पीरियड में जो रूलर है वो लुई 14 है। लुई 14 जो है वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर बनाता है और पहला हेडक्वार्टर बनेगा पौंडीचेरी, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। फ्रेंच हेडक्वार्टर पौंडीचेरी में बनता है और कंपनी जो है वो बनती है परपेचुअल कंपनी ऑफ इंडियज टू स्ट्रेंथन फ्रेंच ट्रेड। एक ट्रेड करने के लिए जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी बन सकती थी वो तो बन गया, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम होता है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं डच के साथ और उसके बाद एंग्लो फ्रेंच वॉर्स होती है। 7 इयर्स तक ये कंटिन्यूसली बैटल चलेगा जो एंग्लो और फ्रेंच के बीच में चलेगा, जिसका फाइनल कोई भी ना जीता ना हारा वाला मामला हो जाएगा और इन लोगों का ट्रिटी साइन होगा, वो भी यूरोप में, जिसकी वजह से बाद में फ्रेंच यहाँ से चले जाते हैं और पूरा जितना पावर्स था वो दे जाते हैं ब्रिटिश को, अपनी टेरिटरीज दे जाते हैं, अपने इंपॉर्टेंट जो पोर्ट होते हैं वो दे जाते हैं, ठीक है। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी 16 में बनती है और ट्रैंक्वे बार में यहाँ पर आकर एक फैक्ट्री सेटअप करती है जिसे तंजौर के पास वाला इलाका माना गया है। तंजौर कौन सा, तंजौर वही इलाका है जो चोला वाला इलाका है। ये वही इलाका है जहाँ राजा राजा चोला के
सिटी थी। ये वही इलाका है जहाँ बृहदेश्वरा टेम्पल है, तो तंजौर बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है। और इसके बाद श्री रामपुर जो कि कलकत्ता के पास है, वो भी दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन 1845 अब देखो यहाँ पे कहानी कहाँ रुक ले रही है। श्री रामपुर जो कि दानिश के पास है, वो 1845 में आ जाएगा ब्रिटेन के पास। ठीक है, तो ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाता है। और दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी मेनली उनका ज्यादा फोकस ट्रेड में कम और मिशनरी एक्टिविटीज में ज्यादा रहता था। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या रीजन था जिसकी वजह से इंग्लिश सक्सीड हुए ओवर दी यूरोपियंस, बाकी की जो पावर्स थे, बाकी के जो इम्पोर्टेंट आपने यूरोपियन कंपनीज जिनके बारे में भी पढ़ा उनसे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि पोर्तुगीज कमजोर होंगे या फ्रेंच कमजोर होंगे, बट क्या रीजन था। ठीक है, सबसे पहली बात एफिशिएंट कंपनी स्ट्रक्चर। जिन जिन रूलर्स ने अपने अंडर में कंपनीज को भेजा, जैसे लुई फोर्टीन ने फ्रांस में फ्रेंच कंपनी भेजी ट्रेड करने के लिए, लेकिन उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो उतना इफेक्टिव नहीं था जितना कि स्ट्रक्चर इसका इफेक्टिव था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाकर भेजे गए जो कि फटाफट डिसीजन लेंगे कंपनी के लिए, क्या सही है क्या गलत है, क्या पॉलिसी करना है, फटाफट डिसीजन हो सकेगा। लेकिन अगर मेरा सीईओ बैठा होगा फ्रांस में और मैं यहाँ पे कोई डिसीजन लेना चाहूँ, तो आई हैव टू वेट फॉर हिम नो कि वो कब परमिशन भेजेगा, देन आई शुड टेक अ स्टेप। बट यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने फास्ट डिसीजन लेती थी। ठीक है, इससे क्या होगा, सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। नेवल सुपीरियरिटी की बात करें तो रॉयल नेवी जो थी उस समय सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेवी मानी जाती है, जिसकी वजह से बहुत हेल्प हुई ब्रिटेन को बाकी सारी कंपनियों के ऊपर दबाव बनाने के लिए। ठीक है, इंडस्ट्रियल, अच्छा इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल हमें ना प्लासी बैटल में भी मिलेगा। हम जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे वो प्लासी बैटल वाला करेंगे, तब आप देखना ये क्यों मैं कह रही हूँ कि रॉयल नेवी इतना स्ट्रॉन्ग था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस की बात करें तो ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी उसकी वजह से इकोनॉमी और टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज में बहुत हेल्प हुई। और जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ उसकी वजह से नए नए फैक्ट्री सेटअप, नया नया सिस्टम आ गया, मशीन्स आ गई। तो इंडिया में जो वर्क कल्चर था वो ट्रेडिशन वे में ही चलता जा रहा था। ठीक है, यहाँ जो हैंडीक्राफ्ट्स का काम था वो सब हाथ से चलने वाला काम वो तो चल ही रहा था। लेकिन अचानक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे बाजार का ही रूप बदल दिया। जब वो अपनी मशीनें उतार लाएगा, वो फैक्ट्री ले आएगा, अपना मामला पूरा सेटअप कर देगा, कच्चा माल उसे इंडिया में फ्री में मिल रहा है, सस्ती उसे लेबर मिल रही है, तो उसका ट्रेड एकदम बहुत आगे बढ़ जाएगा। मिलिट्री एक्सपर्टीज की तो बिल्कुल काफी डिसिप्लिन्ड, मतलब उसका आर्मी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, और सुपर टैक्टिक्स यूज करते हैं। वेपन्स भी देखी जाए तो उनकी लेटेस्ट वेपन्स थी, टेक्नोलॉजी उन्होंने पूरी वास्ट टेक्नोलॉजी यूज की है जब वो अपने स्टेबल्स कर रहे हैं, पूरा ये अपना सिक्योरिटी सिस्टम अपना स्टेबल कर रहे हैं। अगर कंपैरिजन किया जाए गवर्नमेंट को लेकर, क्योंकि डिसीजन तो मेनली गवर्नमेंट को लिया जाना, मतलब गवर्नमेंट ही लेती है, तो ब्रिटेन का जो गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो फ्रांस के सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, ज्यादा स्टेबल था, जो चेंज नहीं हो रहा था। बट उसी टाइम पीरियड में क्या हो रहा था, फ्रांस में रेवोल्यूशन हो रहे थे। ठीक है, ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था इसकी वजह से बार बार पॉलिटिकली फ्रांस में मतलब अप्स एंड डाउन चल रहे थे। कोई नोबल प्रॉपर नहीं था, कोई एडमिनिस्ट्रेशन परमानेंट नहीं हो पा रहा था, कोई रूलर परमानेंट नहीं हो पा रहा था। तो ये जो खामियाजा था ये भारत में बैठी उनकी कंपनी को भी भुगतना पड़ रहा था। लेकिन स्टेबल मोनार्की ब्रिटेन की होने की वजह से ब्रिटेन का जो फोकस था वो अपना पॉलिटिकली हमें क्या करना है, डोमिनेंट करना है, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करना है, ज्यादा से ज्यादा इनकम लेना है। ठीक है, रिलीजियस टॉलरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। क्या हुआ, जब पोर्तुगीज भारत में रह रहे थे, पोर्तुगीज 100 ईयर से भी ज्यादा रह चुके थे, मतलब वो 1510 में अगर भारत में है और ये लोग आ रहे हैं 1612 में, तो इस बीच में उन्होंने क्या किया, भारतीयों में ज्यादा से ज्यादा उन्होंने कोशिश किया रिलीजियस चेंज करने के लिए, कि रिलीजियस हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स खोला। तो इस वजह से इंडियंस को ये फील होने लगा कि पोर्तुगीज वर नॉट, they were not happy with their customs, और वो बदलना चाहते, they really want to change their culture। और इस तरह का जब चेंज चाह रहे हैं तो उनको अपने रिलीजियस जो कहते हैं ना सुरक्षा, वो लगने लगा, उससे भय लगने लगा कि पोर्तुगीज उनके लिए सही नहीं है। बट जो ब्रिटिश है वो सिर्फ आए हैं, वो ट्रेड कर रहे हैं,
क्योंकि देखिए भारत में आज की डेट में इतनी ज्यादा संचार प्रणाली है, इतना ज्यादा एडवांस आपके पास मीडिया है कि यहाँ कोई न्यूज होगा तो फटाफट से पता चल जाएगा। बट उस टाइम पीरियड में ऐसा कुछ नहीं था। अगर कोई ऐसा गांव है जहाँ पे अच्छे से खेती नहीं हो पा रही है, बहुत मुश्किल हो रहा है, अचानक मैं वहाँ फैक्ट्री बना देती हूँ और वहाँ के सारे लोगों को मैं सैलरी दे देती हूँ, तो उन लोगों को क्या पता चलेगा कि सैलरी उनकी कम है। ठीक है, उनके हिसाब से कहीं उनको मंथ में 5 रुपया कमाने को मिल रहा है, यहाँ उन्हें रेगुलर 1 रुपया मिल रहा है, तो उनको तो यही लगेगा कि ब्रिटिश ज्यादा अच्छे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, उनकी वजह से उनका खाना आ रहा है। तो बहुत समय तक भारतीयों को ये मालूम ही नहीं था कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ठीक है, आगे चलकर दादा भाई नौरोजी जब ट्रेन पॉलिसी लेकर आते हैं तो कहीं जाके धीरे धीरे भारतीय समझना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिकली जो स्ट्रैटेजी इकोनॉमिक जो स्ट्रैटेजीज थी ब्रिटेन की वो बहुत स्ट्रांग थी। वो लोग क्या करते थे, भाई बिजनेस करना है लेकिन अपनी पॉकेट का पैसा लगाएंगे तो पॉकेट खाली हो जाएगी। तो वो क्या करते थे, वो आपको बना देंगे, मेंबर बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल जब उन्होंने रेलवे स्टार्ट की तो उन्होंने जो रिच लोग थे उनको ये कहा कि भाई हम रेलवे स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी प्रॉफिट आएगा हम उसका कुछ परसेंटेज आपको देंगे। तो जब वो ऐसे कहने लगे तो उनके पास शेयर्स आने लगे, शेयर्स आने लगे तो पैसा आने लगा, तो उनको अपनी तरफ से कितना पैसा लगा और कितना उनको पैसा मिल गया। तो ये जो डेप्ट मार्केट वाला सिस्टम था ना, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा, बहुत ज्यादा मजबूत भी रहा, और इसकी वजह से काफी वो लोग स्ट्रांग भी हुए, जिसकी वजह से फाइनेंशियली वो स्ट्रांग रहे। और उन्होंने एक बैंक ऑफ इंग्लैंड भी यूज किया है, जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड का बहुत ही रिनाउंड बैंक था उस समय। वहां से वो अपना पैसा लेकर, उधार लेकर यहाँ पर अपनी पॉलिसीज को यूज करते थे, यहाँ से पैसा लेकर वहां भेज देते थे। तो खुद की पॉकेट से कुछ नहीं लग रहा है लेकिन इनकम पूरी हो रही है, प्रॉफिट पूरा मिल रहा है। तो ये जो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज थी ये बहुत ही स्ट्रांग थी ब्रिटेन की, और ये सारा रीजन था जिसकी वजह से जो फाइनली ब्रिटेन थे वो अपने आप को भारत में स्टेबलाइज कर पाए। ठीक है, इसके बाद द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जहां राइज एंड एक्सपेंशन इन इंडिया है। ठीक है, ये सारा जो आपको आगे का फर्दर ये पूरा जो चैप्टर है जहां पर हम डिस्कस करेंगे बैटल ऑफ प्लासी नेक्स्ट आपकी क्लास में। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी, और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे अदर जो रीजनल पावर्स हैं उनके बारे में। तो आज के क्लास में मैं फिलहाल आप लोगों को यहीं पर एक छोटा सा पाउज दूंगी, और आपसे एक हेल्प भी मैं चाहूंगी कि आप मुझे सिर्फ ये बताइए कमेंट सेक्शन में लिखकर कि क्या ये वाला मेथड आप लोगों के लिए ज्यादा इजी है, या मैं सिर्फ और सिर्फ जो स्पेक्ट्रम में नोट्स है उसके बेस पर आपको पढ़ाऊं तो वो ज्यादा इजी है। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, एंड आई होप कि क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे आज हमने ये चैप्टर पढ़ा है तो इससे रिलेटेड आपका जो टाइमलाइन है, ठीक है, टाइमलाइन ये वाला, इसको भी साथ साथ में जरूर समझते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि टाइमलाइन आपके चैप्टर के साथ में कनेक्ट होनी बहुत जरूरी है। अभी हम ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये वाला टाइमलाइन आपको हेल्प करेगा। सो गाइज, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, और क्लियर हुई हो तो मुझे जरूर एक बार बताइएगा। और यदि आप चाहें तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ फिर से एक बार डिटेल शेयर करवा देती हूँ। जो कांटेक्ट नंबर है, यस यहाँ पर है। ठीक है, ये कांटेक्ट नंबर है, मैं क्लियर यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, 9836793076। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, आप यहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कीजिए, आपको ही बेनिफिट होगा। पीडीएफ के लिए, एमसीक्यूज के लिए, सारी इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन है वो आपका वहीं पर मिलता है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नंबर थोड़ा सा मैं, यस, ओके, अब क्लियरली नंबर नजर आ रहा है। ओके, यस, चलिए, तो नंबर नोट कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे एक बार वो भी मेंशन कर देती हूँ, वैसे तो कमेंट सेक्शन में आपको हमेशा मिल जाएगा। ठीक है, यस,
डॉक्टर सौरभ सर क्लासेस, ठीक है, ये जो ऊपर आपको टाइटल मिल रहा है डॉक्टर सौरभ सर क्लासेस, यस, इसी नाम से आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में आपके साथ।